हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 29 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आज का न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करने में थोड़ा डिले हो गया, तो सॉरी फॉर द डिले। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आईएएस ऑफिसर के कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं रीड आउट करूँगी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अपना जो परसेप्शन लेकर चलते हैं, तो परसेप्शन के साथ साथ आपके पास सारे व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि जो आप अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं उसके साथ साथ आपके पास अपोजिंग ओपिनियंस भी होने चाहिए। जैसे कि कर्नल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा, a 2018 बैच IAS ऑफिसर ऑफ द हरियाणा cadre, was caught on camera Saturday instructing policemen to beat up protesters and not to let anyone breach the security cordon without a broken head। इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है, तो वो ज़्यादा आपको क्लियर समझ आएगा क्या वो बोल रहे थे। तो उठा के मारना पीछे सबको, वी शैल नॉट अलाउ दिस कॉर्डन टू बी ब्रीच्ड। हमारे पास इनफ फोर्स अवेलेबल है। हम 2 दिन से सोए नहीं है, लेकिन ये जो प्रोटेस्टर्स हैं कुछ टाइम सो कर आए हैं, तो मेरे पास एक भी बंदा निकल के नहीं आना चाहिए। अगर आए तो उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये बात बोली गई थी। आगे चलते। मैंने आपको ये इसीलिए रीड आउट करके बताया कि अगर आपको ये लगता है कि जो थिंग्स होती हैं वो ब्लैक और वाइट में होता है, तो ऐसा नहीं है। थिंग्स हमेशा एक ग्रे एरिया में होती हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़, फर्स्ट आउटरीच सिग्नल, यूएनएससी ड्रॉप्स तालिबान रेफरेंस इन लाइन ऑन टेरर। तो यूएनएससी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उस स्टेटमेंट में ये बोला है, तो इससे एक तरीके से तालिबान की बात की गई है। जैसे ये माना जा रहा था कि तालिबान को ग्लोबली आउटकास्ट कर दिया गया है, तो इसके बाद ये पता चल रहा है कि तालिबान को ग्लोबली आउटकास्ट नहीं किया गया। जैसे कि उस स्टेटमेंट में ये लिखा था कि अफगान ग्रुप्स नॉट टू सपोर्ट टेररिस्ट। जो भी अफगान ग्रुप्स होंगे वो टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी किसी और टेरिटरी में है तो उनको अफगान ग्रुप्स या तालिबान सपोर्ट नहीं करेगा। तो इंडिया विच इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनएससी, तो आपको पता है 8th टाइम इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट भी हुआ है यूएनएससी के लिए। तो इंडिया विच इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनएससी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, साथ ही साथ अगस्त मंथ के लिए इंडिया यूएनएससी के प्रेसिडेंट भी है। तो इंडिया ने भी उस स्टेटमेंट को साइन किया है और अपनी कैपेसिटी में इशू किया है। असेंशली फर्स्ट सिग्नल बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो तालिबान को अब तक ये माना जा रहा था कि सब लोग ग्लोबली आउटकास्ट कर देंगे, तो यहाँ पर यूएनएससी के स्टेटमेंट से रेफरेंस से ये पता चल रहा है कि तालिबान को ग्लोबली आउटकास्ट नहीं किया जा रहा है। अब उस पैरा में ये लिखा है, जो मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो रीअफर्म करते हैं कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्बेटिंग टेररिज्म इन अफगानिस्तान में जो भी टेररिज्म है उसको कॉम्बेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है शुड नॉट बी यूज टू थ्रेटन और अटैक एनी कंट्री। की जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो किसी और कंट्री को थ्रेटन अटैक करने के लिए यूज़ ना हो। इसके अलावा तालिबान या और कोई अफगान ग्रुप, जैसे कि IS खुरासन भी वहाँ से लीड करता है, और इंडिविजुअल शुड सपोर्ट टेररिस्ट ऑपरेटिंग ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी अदर कंट्री। इसके अलावा अफगान में जो भी ग्रुप्स हैं, अगर किसी और कंट्री में कोई भी टेररिस्ट का प्लान कर रहा है, तो उसमें ये जो अफगान के ग्रुप्स और तालिबान वो उसको सपोर्ट ना करें। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे टू स्पीक ट्रुथ टू पावर, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। टू स्पीक ट्रुथ टू पावर का ये मतलब क्या होता है, वैसे मैंने यहाँ पे नोट में भी लिख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर इज़ अ नॉन वॉयलेंट पॉलिटिकल टेक्टिक एम्प्लॉयड बाई डिसीजंस अगेंस्ट द रिसीव्ड विजडम। तो ये एक तरीके का नॉन वॉयलेंट पॉलिटिकल टेक्टिक है। इसका मतलब ये है कि सही के लिए हमेशा खड़े रहो, और साथ ही अगर कोई भी करेजियसली कोई गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चला रही है तो उसे काउंटर करने की कोशिश करो। तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रेज स्पीक थ्रू टू पावर, इन एक्सप्रेशन फॉर करेजियसली कन्फ्रंटिंग एन अथॉरिटी। किसी भी अथॉरिटी को आप कन्फ्रंट करो। अगर इनजस्टिस हैं, आपको लग रहा है तो अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, और साथ ही साथ चेंज की डिमांड करो। अगर आपको लगता है गलत है तो देन डिमांड द चेंज। तो एक बार आप देख सकते हैं, स्पीकिंग थ्रू टू पावर इज अ नॉन वॉयलेंट पॉलिटिकल टेक्टिक एम्प्लॉयड बाई डिसीडेंट अगेंस्ट द रिसीव विजडम और प्रोपेगेंडा ऑफ गवर्नमेंट्स। तो जो भी गवर्नमेंट अपना प्रोपेगेंडा चलाती है कि अपने ओपिनियन को ही सही बता देती है, तो उस ओपिनियन को, अगर आपको लगता है वो ओपिनियन सही नहीं है, तो आप उसको काउंटर करो, और ये हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको काउंटर करे। इसके अलावा यहाँ पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कुछ बातें बोली थी स्पीक थ्रू टू पावर को लेकर, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बोला था, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर ये आपका राइट नहीं, ये आपकी ड्यूटी कि आप हमेशा गलत के लिए खड़े रहो। जो सही है उसके साथ खड़े रहो और गलत के अगेंस्ट खड़े रहो, ठीक है। स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट एंड स्टैंड अगेंस्ट फॉर व्हाट्स रॉन्ग। इसके अलावा तो ये कैसे अचीव हो सकता है कि स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, तो ऐसे अचीव हो सकता है जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शंस, साथ ही साथ प्लुरैलिटी ऑफ ओपिनियंस। लोगों का क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो उनका ओपिनियन बन जाता है वो उसी से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं और वैसे ही अपने ओपिनियन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। वो कभी अपोजिट व्यू पॉइंट देखते ही नहीं है और अपने ही ओपिनियन को हमेशा सही समझ कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला, एक्नॉलेजिंग एंड सेलिब्रेटिंग द प्लुरैलिटी ऑफ ओपिनियंस एंड बाई कमिटिंग वन सेल्फ टू द सर्च फॉर ट्रूथ। तो हमेशा एक क्वेस्ट फॉर ट्रूथ होनी चाहिए एज अ की एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है, डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरत है। अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना तो यहाँ पर
पावर ऑफ ट्रूथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ की वजह से पब्लिक ट्रस्ट आता है डेमोक्रेसीज़ में। और यहाँ पर एक और बात बोली गई है जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जिनके पास पावर होती है, अगर उनके ओपिनियंस, वो कोई ओपिनियन देते तो उस ओपिनियन को सच मान लिया जाता है, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी कोई ओपिनियन देती है तो उस ओपिनियन को ट्रुथ का दर्जा नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई कि जो ट्रुथ कमीशंस हैं वो इमीडिएटली सेटअप किए गए थे। जो भी कंट्रीज़ जिनको पास इंडिपेंडेंस उन्होंने गेन की थी ब्रिटिश के द्वारा या फिर फ्रेंच के बाद, जो भी उन्होंने गेन की थी उसके बाद ट्रुथ कमीशन सेटअप किए गए थे। वो इसलिए सेटअप किए गए थे कि अगर कोई भी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हुआ है तो वो सामने आए। तो पावर एक बहुत बड़ा फैक्टर, जैसे कि उन्होंने बोला जो विमेन, दलित्स और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं उन्होंने कभी पावर इन्जॉय ही नहीं की। तो उन्होंने कभी पावर इन्जॉय नहीं की, तो जो उनके ओपिनियंस होते हैं उनको कभी सच का दर्जा नहीं मिला। लेकिन अब धीरे धीरे विमेन भी हमारी ऊपर आ रही है और इंडियन सोसाइटी में विमेन के जो ओपिनियन है उसको भी ट्रुथ का दर्जा दिया जा रहा है। वाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, अब ब्रिटिश राज के टाइम क्या चलता था, ये माना जाता था जो किंग और क्वीन का ओपिनियन है वही सच है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आफ्टर इट्स अबॉलिशन, उसके अबॉलिशन के बाद ट्रुथ एक बिलीफ बन गया और साथ ही अपर कास्ट मैन का ओपिनियन बन गया। तो यहाँ पर भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को पीछे छोड़ा जा रहा है। अब सोसाइटी के प्रोग्रेस के साथ साथ और जैसे ही पेट्रियार्की के नोशंस खत्म हुए, पितृसत्ता के नोशंस खत्म हुए, कास्ट सुप्रीमेसी खत्म हुई, उसके बाद जो ओपिनियंस ऑफ विमेन, दलित्स एंड अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, इसको भी धीरे धीरे ट्रुथ रिगार्ड किया जाने लगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि जो ट्रूथ है वो पावर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जो लोग पावरफुल होते हैं उनके ओपिनियंस को हमेशा सच माना जाता है, और इसके अलावा अगर उनके पास पावर है तो उनके ओपिनियंस को सच माना जाएगा, लेकिन जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके ओपिनियन को सच नहीं माना जाएगा क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। ये काफ़ी प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। ये इनको मेडल मिला है टेबल टेनिस में, तो भावना पटेल, इनको सिल्वर मेडल मिला है पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में। तो इन फर्स्ट फॉर इंडिया भावना मैसेज वे इनटू पैरालंपिक्स TT फाइनल, और उन्होंने वहाँ पर सिल्वर मेडल भी जीत लिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, संडे के न्यूज़पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती भी नहीं। यहाँ पर एक पोइट की बात की गई, जावेद चंद मेघानी। तो अब हम इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी ने इन्हें टाइटल दिया था राष्ट्रीय शायर का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि महात्मा गांधी ने इन्हें टाइटल दिया था राष्ट्रीय शायर का। इसके अलावा इन्होंने बहुत अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि रंजीत रम, सुवर्ण चंद्रक, इसके अलावा महिदा पारितोषिक, तो 2 इनको अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही साथ इन्होंने लगभग 100 बुक्स को ऑथर किया है। इनकी जो फर्स्ट बुक थी वो ट्रांसलेशन थी रविंद्रनाथ टैगोर की बुक की कथा उ कहानी, टाइटल कुर्बानी नहीं कथा, तो स्टोरीज ऑफ मार्टरडम। तो इस बुक को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। इसके बाद इन्होंने काफ़ी फोकलोर्स भी लिखे हैं। इसके अलावा ये एडिटर थे फूलछाप न्यूज़पेपर ऑफ जन्मभूमि ग्रुप। ठीक है, तो ये आज तक पब्लिश होता है। तो फूलछाप न्यूज़पेपर ऑफ जन्मभूमि ग्रुप, और बाकी इनको महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था राष्ट्रीय शायर का। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की एक इंडिजिनस ये कमीशनिंग हुई है। तो हम देख लेते हैं विग्रह, जो कि लास्ट ऑफ द 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। तो पेट्रोल वेसल है जिसका नाम विग्रह है, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है और इंडिजीनियसली बिल्ट है। तो इससे ये समझ आ रहा है जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डिफेंस में वो भी बढ़ रही है। तो डिफेंस प्रोडक्शन हम इंडिजीनियसली अब कर पा रहे हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये भी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। तो एक फोटो एग्जीबिशन हो रहा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, साथ ही एक वर्चुअल फिल्म पोस्टर है जो कि चित्रांजलि 75। अब ये सब मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ये आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू इंडिया की जर्नी दिखाई जाएगी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे लड़ाई करके हमें आज़ादी दिलवाई है। साथ ही एक प्रोग्राम शुरू करेंगे नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि लोगों को अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़, अपने फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सारी चीज़ें पता हो, क्योंकि लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता होता। तो चित्रांजलि 75 ये है कि 75 ईयर्स इंडियन सिनेमा के हो गए हैं, और इसके द्वारा ये कोशिश करेंगे कि कैसे फ्रीडम फाइटर्स और सोशल रिफॉर्मर्स की मेमोरीज़ को लोगों में हमेशा इवोक किया जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पे लद्दाख में बंद कर दिया गया है, इस वजह से उन्होंने बंद किया है कि वो चाहते हैं कि जो लद्दाख है उसको स्टेटहुड दिया जाए। तो इवन एज पीपल इन द यूनियन टेरिटरी कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइन्स, इसका मतलब ये सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप्स ने कंप्लीट बंद ऑब्जर्व किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले। और साथ ही साथ उनकी ये भी डिमांड है कि 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड्स दिए जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको स्पेशल सेफ गार्ड्स उनको चाहिए, इसके लिए वो बंद कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्कीम है TEQIP। ठीक है, तो TEQIP की फुल फॉर्म है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है।
इसका मेन एम यही है कि टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करनी है, जो भी लो इनकम स्टेट्स हैं, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। तो इसके लिए हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स लेकर आएंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। ठीक है, तो TQIP किसके साथ है? वर्ल्ड बैंक के साथ। तो वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट के साथ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये तो पता ही होगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही होगी। अब हम आगे चलते हैं, और मेनली स्पेशल कैटेगरी और लो इनकम स्टेट्स के लिए। आगे यहाँ पर US स्टार्ट्स ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम काबुल। तब तो US ने वापस से ट्रूप विड्रॉल शुरू कर दिया। तो काबुल में जो 2 अटैक्स हुए थे, जो कि सस्पेक्टेड था कि इस्लामिक स्टेट खोरासन ने किया है, तो उसके बाद US ने ड्रोन अटैक करके इस्लामिक स्टेट खोरासन के जो भी ठिकाने थे उस पर बॉम्ब गिरा दिए थे। तो द US सेड इट हैड किल्ड 2 इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स। तो US ने ये भी बोला कि उन्होंने लगभग 2 इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंट्स को मार दिया है, जिन्होंने अफगानिस्तान में अटैक किए थे। एंड ओवरनाइट US ड्रोन अटैक किल्ड 2 इस्लामिक स्टेट प्लैनेट्स। इसके अलावा कुछ लोगों को उन्होंने वूंड भी कर दिया, जो कि ननगरहार प्रोविंस में थे। और US ऑफिशियल ने ये भी वार्न किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से अटैक हो सकता है। तो US ऑफिशियल सेड अनदर अटैक अगेंस्ट द काबुल एयरपोर्ट वाज अ नियर सर्टेनिटी एंड देयर वर फियर्स दैट इट कुड बी मोर डिस्ट्रक्टिव। तो थर्सडे वाले अटैक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, तो वहाँ पर एक और अटैक हो सकता है। अब ये तालिबान के लीडर, ये जो मीडिया आउटलेट से बातें करते हैं, तो इन्होंने ये बात बोली है, अभी काबुल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही, क्योंकि काबुल में ड्रॉट हो गया था। काबुल में ड्रॉट के चलते प्रोडक्टिविटी हो नहीं पाई। अब जब वहाँ पे फूड प्रोडक्शन ही नहीं है, तो लोगों को इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी करेंसी भी बहुत ज़्यादा प्लमेट हो रही है। करेंसी तो इसलिए भी प्लमेट हो रही है क्योंकि ये जब तक तालिबान ने टेक ओवर किया है उसके बाद से तो काफ़ी उनकी करेंसी प्लमेट हो गई है। तो देयर इज़ माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन इन काबुल एट द सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप। तो काबुल के लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा प्लमेट हो गई। जब से तालिबान ने टेक ओवर किया तब से बैंक अभी तक बंद हैं। अब UN ऑफिशियल ने वार्न किया है कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकती है, क्योंकि बहुत सारा जो एरिया है वो ड्रॉट कंडीशन के चलते उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो उनको फॉरेन एड्स मिलती थी वो भी मिलना बंद हो गई, क्योंकि जो वेस्टर्न एम्बेसीज है वो वहाँ से निकल कर आ गई हैं। उन्होंने अपने सारे लोगों के बैकवर्ड करा के वो वहाँ से निकल चुकी। तो द इकॉनमी शैटर्ड आफ्टर 4 डेकेड्स ऑफ वॉर। तो 4 डेकेड से तो वॉर ही चल रहा है। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी होने वाला है उनको फॉरेन एड में, क्योंकि वेस्टर्न एम्बेसीज वहाँ पर बंद हो गई हैं। तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि इनको फॉरेन एड मिल पाएँ। अब चाइना और USA के आपको इश्यूज़ तो पता ही होंगे। चाइना और USA में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। तो यहाँ पर जो बाइडेन है, उनकी पॉलिसी का मेन एजेंडा यही है, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर ईयर्स है, उसमें उन्होंने ये बोला जो बीजिंग है वो बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल टेस्ट है सेंचुरी का। ठीक है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है, तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गए थे। इनमें मेन इशू ये है ताइवान। जो चाइना है वो कहता है कि ताइवान चाइना की ही पार्ट है, लेकिन ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है। दूसरी बात, जो चाइना की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है, जैसे कि उइघर्स मुस्लिम को इन्होंने डिटेंशन सेंटर्स में डाल रखा है जिनजियांग प्रोविंस में, तो एक दूसरा इशू ये। और तीसरा ये साउथ चाइना सी में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात है, तो वहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटी करता है साउथ चाइना सी में, और ज़्यादा अपनी सॉवरेनिटी दिखाना चाहता है यहाँ पर चाइना। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इकॉनमी पेज में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पर मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि कोई न्यूज़ है ही नहीं इसमें। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो फ्यूचर रिटेल है उसकी डील हुई थी रिलायंस के साथ। तो रिलायंस रिटेल क्या कर रहा था, एक्वायर कर रहा था फ्यूचर ग्रुप को। ठीक है, तो रिलायंस रिटेल सेड इट वुड एक्वायर द रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस। जो भी फ्यूचर ग्रुप का था वो रिलायंस खरीद रहा था, लेकिन अमेजोन ने ये बोला कि ये जो फ्यूचर ग्रुप है ये डील कर ही नहीं सकता रिलायंस के साथ। वो इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि अमेजॉन विच हैज़ बीन इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट विद फ्यूचर एक्यूजेज FRL, क्योंकि उसकी फ्यूचर रिटेल के साथ एक डील हुई थी कि अगर वो कुछ भी ऐसा करेंगे तो अमेजोन को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने अमेजोन को इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो अमेजॉन विच हैज़ इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट विद फ्यूचर एक्यूजेज FRL ऑफ वॉयलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट सोल्ड, कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉयलेट किया। तो पहले इनको अमेजॉन से पूछना था, उसके बाद ही ये ऐसा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा। उसके बाद क्या हुआ, जो कोर्ट है उसने क्या किया, इस पर रोक लगा दी इस डील पर कि अभी ये डील आगे नहीं बढ़ सकती। तो लेटर ऑन March 18 द कोर्ट अपहेल्ड द सिंगापुर बेस्ड इमरजेंसी आर्बिट्रेशन ऑर्डर रीस्ट्रेनिंग FRL फ्रॉम गोइंग अहेड विद इट्स डील की। अब जो फ्यूचर ग्रुप है वो रिलायंस के साथ आगे डील में नहीं जा सकता, तो इस पर रोक लगा दी गई। हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैंने बता दिया आपको। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल्स आप बस देख लो, द ग्रैंड क्लोजिंग डाउन सेल। तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पे, अगर आपको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पे अच्छा आर्टिकल पढ़ना है तो कल के आप हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ना, वहाँ पर एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया था, तो आप वो उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये P चिदम्बरम जी द्वारा आर्टिकल लिखा, तो हम देख लेते हैं तो किस किस चीज़ को मोनेटाइज किया जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं आप, रोड्स हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन है, इसके अलावा हाइडल और सोलर पावर एसेट्स हैं, नेचुरल गैस पाइपलाइंस हैं, रेलवेज भी हैं, इसके अलावा जो टेलीकॉम टावर्स हैं वो भी हैं, पोर्ट्स भी और स्टेडियम भी हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के द्वारा क्या किया है मोदी गवर्नमेंट ने, जो इंडिया के पब्लिक सेक्टर एसेट्स उनको ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उनको लीज पर दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि लगभग वो 1
1,50,000 करोड़ एक साल में वो रेंट की तरह कलेक्ट करेगी, लेकिन ओनर इसकी गवर्नमेंट ही रहने वाली है। ठीक है, तो ओनर इसकी गवर्नमेंट ही रहने वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सिर्फ लीज आउट कर रही है, गवर्नमेंट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रही है। तो दे ऑल्सो वॉज दैट द हेवली डिप्रिसिएटेड एसेट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है ये जो असेट्स है अंडर यूटिलाइज्ड है या तो अनयूटिलाइज्ड। अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो वो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, साथ ही इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट के चलते जहाँ वहाँ से जो भी पैसा आएगा वो हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर लगाएंगे, जो कि गवर्नमेंट का काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है 102 लाख करोड़ का। अब ऑथर ने सबसे पहले ये बताया है कि किसी भी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर, जैसे हमारा प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से हमने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन तो सबने बढ़ाया है। द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर। 1991 से ही इस पॉलिसी को फाइन ट्यून करने की कोशिश की गई। रेवेन्यू एक मेन गोल था प्राइवेटाइजेशन का। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेटाइजेशन से। तो ऑथर ने बोला लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं प्राइवेटाइज करने के लिए। पीएसयूज जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में उनको कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया गया, जैसे कि रेलवेज, न्यूक्लियर एनर्जी, स्ट्रैटेजिक पोर्ट। इसके अलावा मेनली जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है उनको ही प्राइवेटाइज किया गया। इसके अलावा जो पीएसयू है जिसका मिनिमल मार्केट शेयर है उसको प्राइवेटाइज किया जाने लगा, और ऐसे प्राइवेटाइज किया जाए ताकि मोनोपोली न एस्टैब्लिश हो जाए। तो ऑथर ने बोला इन सारे पॉइंट्स को लेकिन ध्यान में नहीं रखा गया नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में। और ऑथर ने ये भी बोला जो रेलवेज है उसको स्ट्रैटेजिक सेक्टर से बाहर निकाल के क्या किया गया, उसको नॉन कोर असेट बना दिया गया है। अब ऑथर ने बोला इसके बाद जैसे नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के बाद हमें ज़्यादातर हम मोनोपोलीज देखेंगे, जैसे कि जो की सेक्टर्स है पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सोलर पावर, टेलीकॉम, नेचुरल गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और वेयर हाउसिंग। तो यहाँ पर ये कंसर्न है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की वजह से मोनोपोली नहीं तो डुओपोली तो हो ही जाएंगे। डुओपोली का मतलब ये है कि मार्केट में सिर्फ 2 प्लेयर। अगर मार्केट में कम प्लेयर होते तो कार्टेलाइजेशन हो जाता, तो कार्टेलाइजेशन से जो कंज्यूमर होता है उसे फ़ायदा नहीं हो पाता, मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यही बोला कि प्रेजेंटली द यूएस कांग्रेस, अब यूएस कांग्रेस और गवर्नमेंट जैसे फेसबुक, गूगल पर केसेस चल रहे हैं कि कैसे इन्होंने मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड रख रखा है, किसी और कंपनी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ऑथर ने बोला यही कंसर्न इंडिया में हो जाएगा नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के बाद। और सबसे पहले ऑथर ने ये बोला अब जो लोग हैं इनमें काम करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या वो गवर्नमेंट जॉब में ही माने जाएंगे या तो फिर वो प्राइवेट के अंदर काम करने लगेंगे। प्राइवेट के अंदर काम करने लगेंगे तो जो बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या इसके अलावा जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है जॉब्स में वो रहेगा नहीं रहेगा। तो कुछ इश्यूज़ है जो अभी एड्रेस नहीं किए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडिया कैन डिफीट जिहादी इस्लाम। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है जैसे कि पाकिस्तान में एक हाई ऑफिशियल ने ये बोला कि तालिबान की हेल्प से वो कश्मीर को लिबरेट कर देंगे। ठीक है, तो ऑथर ने बोला इंडिया जिहादिस्ट टेररिज्म को कश्मीर में रोक सकता है। इसके ऑथर ने कुछ पॉइंट्स बताए कि कैसे रोक सकता है। पहले फुल स्टेटहुड देना जम्मू कश्मीर को, दूसरा इलेक्शंस होल्ड कराना, और तीसरा कश्मीरीज़ को ये रियलाइज़ कराना कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा यूज़फुल है रिलीजन से। मतलब लोग रिलीजन वाली सोच से बाहर आके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान दे तो अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि रिलीजन ही सबसे ऊपर, इकोनॉमिक से कोई लेना देना ही नहीं उन्हें। तो यहाँ पर उन्होंने बोला बिलीव मी नथिंग फ्राइटन्स पाकिस्तान मोर देन द पॉसिबिलिटी दैट इंडिया विल रेस सो फार अहेड ऑफ इट्स इकोनॉमिकली। तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उस बात से डरेगा जब उसे ये पता चलेगा कि इंडिया इकोनॉमिकली उससे बहुत आगे जा रहा है। तो फिर जो पाकिस्तानी है वो भी ये बात रियलाइज़ करेंगे कि रिलीजन काफ़ी वीकर ग्लू है प्रॉस्पेरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो लोग रिलीजन को अपने आप ही भूल जाएंगे। तो इसके लिए ऑथर ने बोला सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम नेहरूवियन सोशलिज्म से आगे आएँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो नेहरूवियन सोशलिज्म उसकी वजह से जो इंडिया है वो हमेशा पुअर रहा है, क्योंकि जो मेन लेवर्स थे इकोनॉमी के वो हमेशा हैंड्स ऑफ द स्टेट में रहे हैं। तो जब स्टेट ही सब कुछ कंट्रोल करता है उसकी वजह से लोग गरीब रहे। इसके अलावा उन्होंने ये बोला है जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट कारोबार करे। इसके अलावा भी एक भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेटाइज नहीं किया गया, लेकिन अब नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन से प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की गई है। तो दे एक्यूज मी ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर जैसे कांग्रेस पार्टी वो ये कहती है जो पब्लिक सेक्टर का काम है वो जॉब्स क्रिएट करना नहीं है, प्रॉफिट कराना नहीं है, उसका जॉब है जॉब, उसका काम है जॉब्स देना, कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का काम है जॉब्स देना। तो ऑथर ने बोला है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जितना उसमें इन्वेस्टमेंट क्या क्या उसके कंपैरिजन में जॉब्स देखो तो जॉब्स बहुत कम है। द चार्ज दैट ट्रूली अस्टाउंडेड मी वाज दैट प्राइवेट सेक्टर मस्ट नॉट बी ट्रस्टेड। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनमें एनपीएस बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, साथ ही करप्शन बहुत ज़्यादा। तो ऑथर ने बोला हर पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है ना वो ज़्यादातर वो एनपीए में ही है। तो ऑलमोस्ट एवरी पब्लिक सेक्टर कंपनी इज एन एनपीए। इसके अलावा करप्शन की शॉर्टेज तो किसी भी अरीना में नहीं है, भले ही वो पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर हो। अब जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी के बारे में आता है कि वो अपने बिना लोन्स दिए भाग गए, तो ऑथर ने बोला IL&FS की जो कंपनी को हेड कर रहे थे रवि पार्थसारथी, उन्होंने भी यही किया था, लेकिन वो ज़्यादा न्यूज़ में इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के हेड थे। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी सब एक ही जैसे हैं। अब हम आगे चलते हैं।
इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं वहाँ पर नेपोटिज्म और करप्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज़, क्योंकि दे हैव लेस एक्सक्यूज़ बिकॉज इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए उन्होंने कोई वेल्थ नहीं क्रिएट की, बस दे मोस्टली टू सक इट अप, मतलब उनमें वेल्थ देते गए तब भी उनका एनपीए बढ़ता गया, करप्शन बढ़ता गया। तो दे आर इतने ज़्यादा वो अनप्रॉफिटेबल हैं कि अगर इंडिया की 5 कंपनीज देख लो तो उन्हीं में बस 40% ऑफ ऑल प्रॉफिट्स है। पब्लिक सेक्टर को रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया अपनी प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं देख पाएगा अगर हमने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो नेवर हैज़ इंडिया। इसके अलावा इंडिया को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडिया इकोनॉमिक हब बने, और पाकिस्तान और जो भी लोग उनको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू रिलीजन। तो हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है, यहाँ पर ये बोला गया कि अफगानिस्तान में जो सिखिज़म है वो कैसे आया। तो रियलिटी इज़ दैट द रूट्स ऑफ सिखिज़म जो अफगानिस्तान में है वो लगभग 16th सेंचुरी में है, जब गुरु नानक ने विजिट किया तो उस कंट्री को पीस, ब्रदरहुड और टॉलरेंस के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। फिर ड्यूरिंग इट्स 4th उदासी का मतलब ट्रैवल, जब 1519 से 1521 में ही विजिटेड प्रेजेंट डे काबुल, तो वो काबुल, कंदाहार, जलालाबाद और सुल्तानपुर गए, तो वहाँ पर गुरु नानक की टीचिंग हुई, तो वहाँ से सिखिज़म वहाँ पर ओरिजिनेट हुआ। उसके अलावा गुरु नानक के जो फॉलोअर थे वो पंजाब में आके विजिट करने लग गए। इसके अलावा यहाँ पर उनका मेन रोल भी था जो 7th सिख गुरु तो हर राय, उन्होंने एक पिवटल रोल प्ले किया था सिख मिशनरीज़ को काबुल में भेजने से, जिसकी वजह से वहाँ पे सिखिज़म और ज़्यादा ग्रो हुआ। लेकिन ऑथर ने बोला पिछले कुछ सालों से जो सिख और हिंदूज़ की पॉपुलेशन वो काफ़ी डिक्लाइन में है, जैसे कि सोवियत यूनियन के वॉर के बाद और 1992 2001 के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है। इसके अलावा जो अटैक्स हुए 2018 में उसमें भी लगभग 18 हिंदूज़ और सिख्स की डेथ हो गई है। द सिक्स फ्रॉम द रीजन, अब यहाँ पर ऑथर ने बोला सिक्स को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे एक अत्तन मिली डांस की बात की गई, अफगानी डांस है। इसके अलावा जो अफगान सिक्स हैं वो भी इस डांस को परफॉर्म करते हैं, वो भी उनके पार्ट ऑफ कल्चर है, अत्तान मिली। तो यहाँ पर पूरे आर्टिकल में सिर्फ अत्तान मिली इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं था। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।